Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss a very important topic of class 11th business studies, joint stock companies. ठीक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को डिस्कस कर लिया है। आज हम जानेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है या इसका जो टोटल जो है एक्सप्लेनेशन है वो हम समझने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या एक्चुअल में। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दैट इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड जॉइंटली बाय इट्स शेयर होल्डर्स। तो अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स की बात करें तो ये कंपनी अपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए कंपनी शेयर्स इशू करती है और जो पब्लिक उन शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं एंड एक्चुअल में वही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कहलाते हैं। all the shareholders all the shareholders own a certain amount of stock in the company। सारे शेयर होल्डर्स के पास जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स वगैरह होते हैं। बेसिकली जितना परसेंट आपके पास शेयर होगा, इक्विटी शेयर्स की अगर बात करें हम, जितना परसेंट आपके पास इक्विटी शेयर होगा कंपनी के मैटर ऑफ अफेयर्स में आप उतना ही ज़्यादा वोटिंग पावर रखते हो। प्रोफेसर हैने ने एक डेफिनेशन दी है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब अपनी इच्छा से आए हुए हैं। ऑफ पर्सन फ्रॉम फॉर प्रॉफिट हैविंग द कैपिटल डिवाइडेड इनटू सम ट्रांसफरेबल शेयर्स। तो कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। ठीक। एंड द ओनरशिप ऑफ सच शेयर्स इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। और आपके पास जितने शेयर होल्डर हैं आपके पास उतनी ही मेंबरशिप इस कंपनी के अंदर होगी। ठीक। जॉइंट स्टॉक कंपनी स्कोप के कंपैरिजन में अगर बात करें, जो एरिया ऑफ का ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। तो इसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से शेयर्स हमको काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी। आगे बात करते हैं फीचर्स की। सो लॉ के अंदर जो है कंपनीज एक्ट बेसिकली 1956 विच हैज़ बिन रिवाइज्ड ऑन 2013, या टाइम टू टाइम रिवाइज हुआ, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो 2013 को हुआ है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 अब वो नहीं रहा, अब उसकी जगह अमेंडेड एक्ट है 2013। उसमें बताया गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। कंपनी यूज टू बिहेव एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में काम करती है। ये अपनी असेट एक्वायर कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर केस किया जा सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर मे कम एंड गो बट योर कंपनी विल रिमेन, और इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। किसी भी एक्टिविटी के लिए इसको जो है क्या कहते हैं हम, अकाउंटेबल कर सकते हैं, या उसके अंदर जो भी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो ऑथराइज पर्सन है उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पर जो बेसिकली अगर हम बात करें परपेचुअल सक्सेशन की, जो भी हमारी ओनरशिप है दैट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू, वी कैन ट्रांसफर, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अगर हमने कुछ 100 शेयर खरीदे हैं कंपनी के और मैं ये शेयर किसी और को फॉरवर्ड करना चाहूँ, किसी और को अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। और ऐसी जो प्रॉब्लम थी वो पार्टनरशिप के अंदर थी। पार्टनरशिप के अंदर आप अपना जो है वो जो शेयर है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के। कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड के अकॉर्डिंग होगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें बताए गए हैं कंपनी उसी अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म की जाएगी। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो मैं तैयार करूंगा कि कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी के क्या स्टेप्स होते हैं, वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कंपनी को फॉर्म किया जाता है। अभी आप इतना ही जानिए कि कंपनी का फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट के थ्रू किया जाता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप की अगर बात करें तो द शेयर होल्डर्स हु आर हैविंग शेयर्स इन द कंपनी वो ओनर्स कहलाते हैं, लेकिन वही डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके थ्रू कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और वही आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है वो रन करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी एक बड़ा अच्छा एडवांटेज आप कह सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि यहाँ पर आपने जितना पैसा अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है आपकी लाइबिलिटी उतने तक ही है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को
कंपनी के डेट्स को क्लियर करने के लिए जो है वो अक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल वहाँ तक लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कॉमन सील, कंपनी की अपनी मोहर होती है। कंपनी को जहाँ पर भी जो है बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ साइन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ कंपनी की मोहर लगती है और ऑथराइज्ड पर्सन उस पर साइन करता है। रिस्क बेयरिंग या रिस्क शेयरिंग कह सकते हैं। जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करें कि तो सारा रिस्क आपका जो है एक ही इंडिविजुअल को शेयर बेयर करना पड़ता था। यहाँ पर चूंकि आपके पास एन नंबर ऑफ ओनर्स हैं, कई सारे ओनर्स हैं, तो आपको अगर किसी तरीके का कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान आपस में बढ़ जाएगा और आपका लॉस का बर्डन जो है वो एक इंडिविजुअल पर कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके थे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे बात कर लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। क्या क्या मेरिट एंड डीमेरिट है, तो काफ़ी हद तक फीचर्स से ही लिए गए पॉइंट हैं। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर मैंने बताया कि कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल असेट को अक्वायर नहीं किया जाएगा। आपका या शेयर होल्डर का बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स तक है। हम अपने आसानी से अपने जो शेयर्स हैं वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस पर किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार एग्जिस्ट करेगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स विल गो, बट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सस्टेन करेगी। किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी के जो है वो अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इसलिए बिकॉज हमारे पास कई सारे ओनर्स हैं, कई सारे शेयर होल्डर्स होंगे, तो हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है क्या कहते हैं कैपिटल जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा कैपिटल अरेंज कर लेंगे तो हम एरिया ऑफ ऑपरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा, हम ज़्यादा दूरी तक कवर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, चूँकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी साउंड होती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास काफ़ी होते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। और जब ये प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो इनकी जो बेसिकली एक्टिविटी हैं वो एक्टिविटी में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरिट थे आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो हर एक चीज़ में जहाँ मेरिट होता है तो वहाँ पर कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो आइए ज़रा इन कमियों के बारे में भी बात कर लें। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑपरेशन, कंपनी को रन करते समय, कंपनी को ऑपरेट करते समय हमें कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी मुश्किलात लाती हैं। सेकेंड, लैक ऑफ सीक्रेसी, हमें अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्कस करना होता है। तो जब हम कोई चीज़ शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्कस करेंगे तो उसमें सीक्रेसी ना के बराबर होगी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, चूँकि मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग हो जाती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट जो है नहीं हो पाता है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर से वही पॉइंट है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर नंबर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को काफ़ी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, डिफ़िकल्ट कर देते हैं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। अगला पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, चूँकि हायरार्की इतनी ज़्यादा होती है और हमें हायरार्की को फॉलो करते समय किसी भी प्रोसेस को करना होता है, तो ऐसे में आपका जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उन एक्टिविटीज़ को करने में काफ़ी सारा जो है वो कोई भी डिसीज़न लेने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। ओलिग्राकिक मैनेजमेंट ऑल दो उसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, हम शेयर होल्डर्स की राय लेकर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चले जाते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जनरली वही लोग जाते हैं जिनके पास जो है वो ज़्यादा वोटिंग पावर होता है। अब अगर इनके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है तो ये डिसीजंस भी अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो ऐसे में बाकी के जो इनके पास जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कम शेयर्स हैं, उनका उतना इफेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ता। आखिरी इसकी डिमेरिट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सैलरीज चाहिए होती हैं, कंज्यूमर जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पर गुड्स चाहता है, वहीं पर जो आपका ओनर है, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं सारे लोगों में एक म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट बना रहता है। ठीक है, आप आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, सॉरी इंटरेस्ट हैं, उनमें जो है वो कन्फ्लिक्ट आता है। तो दीज वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज विच आई विल बी डिस्कसिंग ओवर हेयर। प्राइवेट कंपनी, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्राइवेट कंपनी। ठीक,
तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। इसके अंदर बताया गया कि प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एंड प्रिवेंट द पब्लिक एट लार्ज फॉर सब्सक्राइबिंग टू देम। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को जो है वो पब्लिक में इशू नहीं करती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए। दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरियन दैट डिफरेंशिएट्स प्राइवेट कंपनी फ्रॉम पब्लिक कंपनी। तो ये बेसिक से दो चीज़ें हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस लाती हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करने पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स परचेज करें। द सेक्शन फर्दर सेज प्राइवेट कंपनी हैव मैक्सिमम 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, सिवाय इसमें अगर हम पुराने और करंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें, एम्प्लॉयज़ को छोड़कर मैक्सिमम हमारे पास 200 मेंबर ही हो सकते हैं। दिस डेफिनेशन हैड प्रीवियसली प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख फॉर प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आगे दूसरा बात करते हैं तो ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट गवर्नड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। वाइल देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसा कि प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 200 थे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम मेंबर्स पर नहीं है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन वॉलंटरीली विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। हाँ, पब्लिक कंपनी के लिए जो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है उसको 1 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर 5 लाख किया गया है, जो कि प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए थी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हैव नो रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर आप आसानी से शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। द कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकती है, इन्वाइट कर सकती है कि आप आइए और हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करिए। द टर्म पब्लिक लिमिटेड इज एडेड टू इट्स नेम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तब इसमें पब्लिक वर्ड हम यूज़ करते हैं। तीसरा आखिरी जो टाइप्स ऑफ कंपनी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 1 पर्सन कंपनी। So under section 2 subsection 62 of Companies Act 2013, a 1 person company has been defined as a company that has only 1 person as its member। 1 person company के अंदर आपका सिर्फ एक मेंबर होता है और वही पूरी कंपनी को जो है ऑपरेट करता है। फर्दर मोर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नथिंग बट द सब्सक्राइबर्स टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इट्स शेयर होल्डर्स। सो एन ओपीसी इज इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज़ ओनली 1 शेयर होल्डर एट इट्स मेंबर्स। ठीक, इसको बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है, लेकिन इसको लिमिटेड लाइबिलिटी के जो है वो एडवांटेज मिल जाते हैं। ठीक, सच कंपनीज आर जनरली क्रिएटेड वेयर देयर इज ओनली 1 फाउंडर प्रमोटर ऑफ फॉर द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स हुज बिजनेस लाई इन अर्ली स्टेजेस प्रेफर टू क्रिएट ओपीसी इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ़ायदा यही है कि अगर आप ओपीसी इस्टेब्लिश करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तक है, जबकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में गए तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। और ऐसे में अगर बिज़नेस को नुकसान हुआ तो बिज़नेस की डेट्स को पूरा करने के लिए, रिकवर करने के लिए आपकी प्राइवेट एसेट्स को भी सेल कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा, एक्वायर कर लिया जाएगा। बिकॉज बिजनेस ऑफ सेवरल एडवांटेजेस इन द ओपीसी ऑफर। ओपीसी में आपको इस तरीके के एडवांटेज मिलते हैं। अब इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट है कि, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो ये आपके जो है वो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं और यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है। मिनिमम मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी 7, वेरस प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 मेंबर का होना ज़रूरी है। डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3 डायरेक्टर और प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं है। आप यहाँ पर एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ये मैक्सिमम 200 है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 5 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल था, जबकि प्राइवेट में ये अमाउंट 1 लाख का था। अगला पॉइंट है कि हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर वगैरह के लिए। तो पब्लिक कंपनी बिल्कुल इनवाइट करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। प्रॉस्पेक्टस पब्लिक कंपनी को इशू करना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपलसरी नहीं है।
कंपलसरी क्या, जब चूंकि ये पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। कोरम ऑफ एजीएम, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, तो कम से कम 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर जरूर हों। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये बेसिकली क्या है कि जब फॉर्मेशन की स्टेज होती है तो ये चौथी स्टेज है, ठीक है। तो इनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता है तब तक ये अपना जो है वो बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकती है, स्टार्ट नहीं कर सकती है। टर्म यूज्ड एट द एंड ऑफ द नेम, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में आपको लिमिटेड वर्ड लगाना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना आखिरी में ज़रूरी है। आपने देखा होगा पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है कई सारे जगहों पर। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर है। ये 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, पब्लिक लिमिटेड में स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी मीटिंग ज़रूरी नहीं है। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।